आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय कुमार बबन सिंह जी। चाहती है शायद विद्या जी, 1 मिनट उनको सुन लें, कल चीफ गेस्ट को हैंडल किया। जिला तहसील प्रभारी रोहतास बिहार से है। आज वो हमें प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। वो आज हरिद्वार में ही है। वो हरिद्वार से ही आज हमें प्राकृतिक चिकित्सा और थेरेपीज के बारे में बताएंगे। तो मैं आदरणीय कुमार बबन सिंह जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी ओम ओम जी ओम एक जो कार्यक्रम के सभी साधकों को मेरा नमन और वंदन। आज का जो जोगहार कार्यक्रम मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों ने बनाया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो 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 कार्यक्रम के रूप में जो कर्म में जो बहन जी ने अपना योग के बारे में जो बताई, प्राणायाम आसन, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। और जो भजन के माध्यम से आप लोगों के द्वारा जो भजन कीर्तन किया गया, वो भी एक अपने आप में आनंद का स्रोत है। तो मैं सभी महानुभावों को अपने आप लोगों को नमन और वंदन करता हूँ, क्योंकि मुझे एक समान व्यक्ति को इस दैनिक जोगहार कार्य में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इसके लिए जोगहार मंच के मुनीलाल भाई जी, बहन रंजना जी, सीजीएम काउंसलर बेनीपुर जी और तमाम भाइयों को मेरे तरफ से नमन और वंदन। आज का जो मेरा टॉपिक है प्रकृति चिकित्सा। प्रकृति चिकित्सा जो मानव और प्रकृति प्रदत्त है, मानव जो है प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा भगवान का द्वारा दिया हुआ उपहार है मनुष्य। और इस सृष्टि पर जो भी चीजें हैं तो वह मानव प्रकृति प्रदत्त, वही हम मानव पूरे जीव जंतु के लिए कारक हैं। तो प्रकृति चिकित्सा का सिद्धांत है कि किसी भी रोग का कारण एक, उसका चिकित्सा एक होता है। प्रकृति चिकित्सा का जो सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है, उसमें पहला है प्रकृति चिकित्सा का कारण एक, उसका उपचार एक है। आप तो कहें भाई ये कैसा हो सकता है, क्योंकि जो हमारी जो बीमारियां होती है, उसका मेन कारण हम लोग की खान पान की अव्यवस्था और अनियमित दिनचर्या के कारण होता है। जो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं, तो उसका निदान हम प्रकृति द्वारा एक ही माध्यम, उसका उपचार एक ही विधि से जो चरक जी और आर्यभट्ट ने बताया है, उनके द्वारा की जाती है। दूसरा, एलोपैथ में रोग का कारण जीवाणु बैक्टीरिया बताया जाता है। और एलोपैथ इसको अंग्रेजी में किसी रोग का कारण बैक्टीरिया, फंगस और वायरस बताया जाता है, लेकिन प्रकृति चिकित्सा में उसका कारण कोई बैक्टीरिया, वायरस नहीं, उसका कारण केवल हम हैं। जो उसका निवारण प्रकृति पंचकर्म इत्यादि सत्कर्म क्रियाओं द्वारा उसको हम निदान कर सकते हैं। फिर हम बहुत कभी कभी बुखार हो जाता है, कभी उल्टी होने लगती है, लूज मोशन होने लगता है, तो हम घबरा जाते हैं। तो जो तीव्र जो रोग होते हैं, कोई बीमारी नहीं है, वह बीमारियों का संकेत करता है कि आपके शरीर में बीमारी घुस गया है, आप सचेत हो जाएं। और इस जो तीव्र रोग होता है, जैसे वोमिटिंग होता है, फीवर होता है,
तो उससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया होता है, तीव्र बुखार से जो टेम्परेचर बढ़ता है शरीर में, टेम्परेचर मानव शरीर का टेम्परेचर 97 फ़ारेनहाइट से लेकर 105-6 तक हो जाता है। फीवर में 99 से बढ़कर 105-7 तक होता है। तो जो टेम्परेचर बढ़ता है उससे हमारे शरीर में रहने वाले जो बैक्टीरिया और फंगस है वह मर जाते हैं। दूसरी बात, अगला है प्रकृति स्वयं सबसे बड़ा चिकित्सक है और पतंजलि प्रकृति चिकित्सा कहता है शरीर एक सबसे बड़ा चिकित्सक है। मतलब जो व्याधियां होती है आपके शरीर में उसको निवारण स्वयं हमारा प्रकृति द्वारा बनाया हुआ शरीर उसको निवारण करती है, उसका उन्मूलन खोजती है और बीमारियों का कारण बनते हैं। तो जो प्रकृति चिकित्सा का मूल सिद्धांत है, लेकिन हमारे खान पान, आहार विहार, दिनचर्या के कारण यदि व्याधियां उत्पन्न हो जाए उसको निवारण कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम दिनचर्या सुबह से करते हैं, जागते हैं मॉर्निंग में, तो हम पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे जगेंगे तो आप प्रकृति में नाना प्रकार की जो हिमालय की पहाड़ से आने वाले जड़ी बूटियों से जो गंध है वह हम को हवा के माध्यम से हम उसको ग्रहण करते हैं तो कोई व्याधियां नहीं होती है। तो उसके निवारण के हम जब सुबह जाएंगे तो गुनगुना जल का उपयोग जगने के बाद करें। इसके बाद जो भी आपकी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आहार नहीं करें, क्या करें, हम उसका आसन प्राणायाम करें। इसका जो यहाँ पतंजलि वाले सेंटर में जो ट्रीटमेंट प्रकृति चिकित्सा जो चलाई जा रही है उसमें दवा का महत्व नगण्य के समान होता है। एकमात्र योग साधक को संतोष या बहुत जटिल व्याधियों में उसका उपचार किया जाता है। तो इसके लिए परम पूज्य स्वामी महाराज जी के माध्यम से और हमारे बुजुर्ग आयुर्वेद के जनक कहे विद्वान चरक सुश्रुत धन्वंतरी लोगों के द्वारा हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसको दूर करने के लिए पंचकर्म चिकित्सा बताया गया है। पंचकर्म चिकित्सा वह चिकित्सा है जिसमें उसके द्वारा वो क्रियाएं कर अपने शरीर में, मानव शरीर में जो भी व्याधियां हैं उसको दूर की जाती है। अर्थात पंचकर्म और खष्कर्म क्रिया हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महाऋषियों ने, ऋषि मुनियों ने, पतंजलि आदि गणमान्य ऋषि मुनियों के द्वारा ये बताई जा रही है और उसी के माध्यम से परम पूज्य महाराज स्वामी जी के मार्गदर्शन में और चिकित्सा चली आ रही है और यहाँ पर योग साधक में चिकित्सा बताई जाती है। तो पंचकर्म चिकित्सा में पहला है वमन। आयुर्वेद स्वस्थ कौन है, स्वस्थ की परिभाषा ये बताई जाती है कि यदि जिस मनुष्य के वात पित्त कफ संतुलित हो, वात पित्त कफ और धातु, जो वात 3 प्रकार के होते हैं, धातु 7 प्रकार के होते हैं और मल 3 प्रकार के, यदि तीनों चीज समान रहे, बराबर समअवस्था में रहे तो बीमारियां नहीं होगी। तो इसके बीमारियां हो गई तो उसके निवारण के लिए क्या करना है आपको, वमन क्रिया। और जो वमन क्रिया होते आयुर्वेद में दोष 3 दोष बताए जाते हैं जिसे व्याधियां होती है, वात पित्त और कफ। तीनों दोषों से व्याधियां होती है और तीनों का रहना ही अनिवार्य है। यदि संतुलन बैलेंस स्थिति में तीनों रहे तो व्याधियां नहीं होगी। तो जो
जो बता रहे हैं, जो ये है ना, नाभि से नीचे जो भाग होता है ये बात प्रकोप के अंतर्गत आते हैं। नाभि से नीचे जो व्याधियां हैं वो बात प्रकोप के अंतर्गत आते हैं। नाभि और छाती के मध्य जो भाग होता है इसमें पीत प्रधान रोग होता है, और नाभि से लेकर ऊपर यहाँ तक जो भी व्यक्तियां होती है कफ प्रधान होता है। तो पतंजलि वेलनेस सेंटर में दिनचर्या के रूप में कहिए या मेडिसिन के रूप में कहिए, सुबह 3 बजे से हमारे थेरापिस्ट भाई अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। जो भी साधक यहाँ आते हैं उनको सुबह में 4 से 5 बजे तक कष्ट कर्म क्रिया की बताई जाती है। उसमें आते हैं और उसको और बमन बताए। बमन करने से जो हमारे बात संबंधी बमन करने से जो यहाँ अमाशय स्टमक से लेकर यहाँ तक जो भी व्याधियां होती है, जो वो करने से बमन उल्टी कराने से, अर्थात कुंजल क्रिया में क्या होता है, हम उनको गुनगुना पानी पिलाया जाता है और उनको इतना पानी पिलाया जाता है कि व्यक्ति उल्टी कर दे। और उल्टी करने से जो आपके अमाशय में स्टमक में जो कचरा जमा हो जाता है वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद विरेचन, मतलब प्रकृति द्वारा बनाई हुई पद्धति से ही आपको इलाज करना है। वमन में होता है उल्टी और विरेचन में होता है, इसमें कई विधियां हैं। इसमें आयुर्वेद में इसके मदन फल भी इसके इलाज के लिए बताया जाता है, और खष्टकर क्रिया में संग प्रक्षालन होता है। संग प्रक्षालन में हम भी पानी पीते हैं। पानी पीने का 5-10 गिलास से लेकर 15-16 गिलास पानी पीते हैं, और पानी पीने के द्वारा पानी विभिन्न तरह की पानी 3-4 प्रकार का आता है पीने के लिए। एक गुनगुना पानी, एक आंवला जूस पानी, एक आंवला प्लस गुनगुना पानी, एक नॉर्मल सामान्य गुनगुना पानी। तो जिसको बात व्याधि है, उसमें जिसको कोई बीमारी नहीं है उसको गुनगुना पानी से पीकर उसको संग प्रक्षालन क्रिया की जाती है। इसके बाद कुछ जिसको व्याधि है, जैसे बीपी शुगर है, बीपी है, हाई बीपी है, उसको नॉर्मल पानी गुनगुना पानी करके उसको पिलाया जाता है, ताकि उसमें नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। नमक के प्रयोग करने से उसकी बीपी बढ़ सकती है। इसके बाद जो अगला आता है, जैसे किसी को कोई बीमारी नहीं है उसको आंवला और नमक का पानी पिलाया जाता है। और पानी पिलाने के साथ संग प्रक्षालन में 5 आसन बताए जाते हैं, जिसको योग साधक को कराया जाता है। उसमें है ताड़ासन है, भुजंगासन है, त्रिजगत्रासन, एक भुजंगासन आदि बताकर उसको कराकर और जल पिलाकर उसको लूज मोशन कराया जाता है। इससे कराने से जो छोटी आंत और बड़ी आंत में जो मल पड़ा हुआ है तो बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है कि हम जो भी पदार्थ जो हमारा जो पेट में कचरा भरा रहता है तो कोई भी व्याधियां ठीक नहीं होता है। और आयुर्वेद में रोग का जनक आपका पेट बताया गया है। जिस व्यक्ति का पेट साफ क्लियर है उसको बीमारी नहीं होगा, अर्थात पेट का रोग का जननी बताया जाता है। अर्थात यहाँ हमने आपको पहले भी बताया कि किसी भी रोग का इलाज प्रकृति चिकित्सा में शरीर स्वयं करता है, उसकी कोई दवा की जरूरत नहीं होती है। तो इसके द्वारा हम भी करते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं
आहार लेते हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं लेते हैं, तो उसका पाचन अच्छे तरह से हो जाता है। पेट में कचरा होने से अर्थात छोटियां तो बड़ी आंत के दीवार में चिपके रहते हैं। जो भी हम आहार भी लेते हैं, कोई जूस भी लेते हैं, तो भी उसका शरीर अवशोषण नहीं कर पाता है, और वो खाते हैं और बाहर वो निकल जाता है। तो खाना ना खाए भी बेकार होता है। इसके बाद वात संबंधी रोग है। वात संबंधी रोगों के लिए बहुत से इसमें जो है, फस्टर में ये होता है। इसके बाद आईवास, आंख, यहाँ से जो आईवास किया जाता है। आईवास मतलब आंवला, त्रिफला का चूर्ण पानी में भिगोकर उसको डेली सुबह आंख धोने से आंख संबंधित बीमारियां कोई नहीं होती है। बीमारियां सब खत्म हो जाती है, एक समान है। लेकिन हम लोग इसको आलस और प्रमाद के चलते उसको हम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आता है नस्यम। नस्यम नस्यम द्वारा, नस मतलब नासिका द्वारा तेल डालना, नासिका में, और नस्यम द्वारा तेल डालने से समान नहीं, बहुत इसका व्यापक प्रभाव होता है। हम इस अपनी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं, नाना आधुनिकताओं में लिप्त हो जा रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं तेल खाने से फायदा होगा जी, लगाने से फायदा होगा नहीं। नस्यम अर्थात नाक में तेल डालने से, और नाक नासिका को मस्तिष्क का द्वार बताया जाता है। अर्थात नासिका में तेल डालने से हमारा आंख, कान, गला और माइंड, ब्रेन, जो भी व्याधियां होती है वो व्याधियां नहीं हो पाती है। आप इसको प्रयोग करके देखें। और इसका एक, फिर इसके बाद है व्याधि आप बताया। और जो वात प्रकोप है, वात प्रकोप को शमन करने के लिए इसमें पंचकर्म में भी और खष्टकर्म में रक्त मोक्षण बताया गया है। रक्त मोक्षण मतलब रक्त को जो शरीर में कहीं हम के बाद व्याधियों, दर्द क्या होता है शरीर में विभिन्न जगहों पर, जो बात मतलब ऑक्सीजन, हवा इकट्ठा हो जाता है, वह ब्लड को सप्लाई अच्छे ढंग से नहीं करने देता है। तो जहां पर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है वहां पर दर्द शुरू हो जाता है, और उस वेन में, उस आर्टरी में ब्लड जमा रहता है और ब्लड अवरोध हो जाता है, तो वहां दर्द शुरू होने लगती है। अर्थात जहां ऑक्सीजन का सप्लाई, ब्लड का सप्लाई नहीं होती है, वहां पर दर्द शुरुआत होता है। उसके लिए पतंजलि के माध्यम से, पतंजलि वेलनेस सेंटर में वात मोक्षण के लिए 2 थेरापियां है प्रकृति द्वारा, लीच थेरापी और सिरिंगी और लीच थेरापी, जो वात संबंधी के लिए अति उत्तम है। कहीं भी दर्द हो वहां पर सिरिंगी लगा देने से, चाहे यहाँ पर दर्द हो, यहाँ पर दर्द हो, कहीं भी किसी भी पार्टिकुलर घुटना में दर्द हो, कहीं भी हम यदि सिरिंगी लगाते हैं तो तत्काल फायदा है। तो कारण वहां पर जो ब्लड, खराब ब्लड है, उसको सिरिंगी द्वारा उसको बाहर निकाल जाती है, तो वहां पर ऑक्सीजन का, ब्लड का ऑक्सीजन पहुंचता है, ब्लड का सप्लाई अच्छे ढंग से होता है और व्याधियां स्वतः दूर हो जाती है। फिर लीच थेरापी अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इससे कहीं आपके पैर में नस भेन वेरिकोज हो जाता है, नस टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसका इलाज लीच से की जाती है। या कहीं आपके कान में सुनाई नहीं देती है, या आंख के निकट दृष्टि की समस्या हो जाती है, वहां यहाँ पर लीच लगाकर वहां पर खराब ब्लड को निकाल दिया जाता है लीच के माध्यम से। वो भी हमारा बात, सब जो भी व्याधियां है बात संबंधी से हो सकता है, बात व्याधियों में रक्त मोक्षण के अपना महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा पतंजलि में इस 3 से मतलब 4 से 5 बजे तक खष्ट कर्म किया जाता है। खष्ट कर्म के बाद
और हम लोग योगा में जाते हैं, सभी योग साधक 5 से फिर 7:30 बजे तक योगा करते हैं। योगा में परम पूज्य महाराज जी के द्वारा विभिन्न रोगों को इलाज करने के लिए आसन प्राणायाम बताए जाते हैं और वहाँ प्राणायाम सिखाया जाता है। इसके बाद लंच होता है, लंच के बाद फिर 8 से 12 बजे तक थेरेपी चलती है। इसमें विभिन्न तरह की थेरेपियाँ दी जाती है। ये जैसे बात संबंधित व्याधियों को दूर करने में मसाज का यूज होता है। मसाज मतलब शरीर को मालिश करना। हमारे पूर्वज दिन रोज तेल का मालिश करते थे और हम छोटे जा रहे हैं, तो व्याधियों बढ़ती जा रही है, तो इसको मसाज कहा जाता है। और इस अंगुली को फिंगर सर्जरी कहा जाता है। अंगुली जो है, मसाज में अंगुली का महत्व होता है। फिंगर सर्जरी, अंगुली को फिंगर से, क्योंकि इसी के माध्यम से पूरे शरीर में ये सब किया जाता है। इसमें ट्रीटमेंट में 100 प्रकार की ट्रीटमेंट की जाती है, एक दो नहीं 100 प्रकार, जिसमें होता है मसाज है, पोटली है और मसाज पोटली। इसके अलावा चिकित्सा में पोटली भी किया। पोटली विभिन्न तरह, पोटली हमारे दादा परदादा देखते थे, पोटली बनाते थे। कोई भी दर्द हो उसमें पोटली बनाए, उसको सेवन करें। इसे व्याधियां जहां पर हो वहां पर। फिर एक एनीमा भी आता है, एक एनीमा, और बस्ती भी आती है। बस्ती 3 प्रकार का होता है, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती और उत्तर बस्ती। तो जो आह्य बस्ती है वह शरीर के बाह्य भागों, बाहरी अंगों में पीड़ांतक जो जड़ी बूटी होती है, पीड़ा मतलब जिसमें आता है भांग है, भंगरैया है, निर्गुंडी है, भांग भंगरैया निर्गुंडी सहजन, ये बात नाशक जड़ी बूटी है। इसको पोटली बनाकर और उससे सेका जाता है, सेका जाता है पाट जगह पर, तो वह हो जाता है। फिर आंतरिक बस्ती में क्या होता है, आंतरिक बस्ती में मेडिकेटेड बस्ती होती है। इसमें क्वाथ, बद्ध, लवण और पट्टी का उपयोग करके एनस के माध्यम से दवा दी जाती है। तो एनस के माध्यम से, मल द्वार के माध्यम से जो दवा दी जाती है, तो बहुत इसका प्रभाव तत्काल पड़ता है। जैसे अंग्रेजी का दवा जितना कारगर होता है, उतना एनस द्वारा, आंतरिक बस्ती द्वारा जो दी जाती है, उससे उसका प्रभाव होता है। तो इसमें बट्टी जो होती है, जो रोगानुसार दी जाती है। कई बीमारियां हैं, इसमें माने कि व्यक्ति पीड़ा से, दर्द से काह रहा है, उसमें अर्थोग्रिड बट्टी, क्वाथ, व्यांतक क्वाथ, बद्ध का सबका क्वाथ बनाकर और एनस के द्वारा 400-500 ml क्वाथ और मिल के बाद उसको दिया जाता है। एकदम तत्कालिक रिलीफ होता है। कारण देने से पेट साफ हो जाए। पहले तो हमने आपको बताया कि विरेचन द्वारा इसको पेट को हम साफ कर दिए, तब यदि पेट साफ नहीं हो, जो भी हम दवाई दें उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। तब पेट अमाशय छोटी और बड़ी आंत के अंतर्गत आता है। इसको साफ हो जाने पर जो भी हम एनस के द्वारा, मल द्वारा जो मेडिकेटेड वैक्सीन देते हैं, उससे दवाई तत्काल फायदा होता है। और मुख से दवाई दी जाती है, मुख से 2-4 गोली भी दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके पचने में समय लगा, उस समय ज्यादा किल होगा, तो व्याधियां दूर नहीं हुआ, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेडिकेटेड वैक्सीन के द्वारा हम 10-15 से लेकर 20-25 तक बट्टी दे सकते हैं। इसको बहुत फायदा होता है। और बस्ती बहुत प्रकार की बस्ती है। बस्ती में है आई ग्रिड बस्ती, ईयर ग्रिड बस्ती, थायराइड ग्रिड बस्ती, ऑर्थोग्रिड, कोडो, संतति सुधा, ट्राइगन, गोधन बस्ती, क्षीर बस्ती और इसको क्षीर बस्ती में दूध और शहद का उपयोग किया जाए, जो आपका घर का है। इसमें जो भी चीज आपको
एयरग्रिड बस्ती में त्रिफला आंवला का प्रयोग करके किया जाता है। आई ग्रिड बस्ती में आई ग्रिड आंवला सप्तामित लौह का प्रयोग करके उसको आंतरिक बस्ती दी जाती है। तो ये क्योंकि जो भी चीज है प्रकृति पदार्थ द्वारा है, हम मानव द्वारा निर्मित नहीं। आयुर्वेद कहता है कि जो बाहर से जो भी हम दवा केमिकल जो देते हैं उसको शरीर उसको अवॉइड करता है, उसको निषेध है, शरीर के लिए निषेध है। लेकिन हम मानव कौशल नहीं है, आलस और प्रमाद के चलते हम तत्काल कोई भी पेन हो दर्द खा लें, दर्द की बट्टी ले लें। इसके अलावा एक आता है एक प्रेशर एक ऐसी विद्या है, ऐसी विधि है जो हमारे रोग को इलाज करने में उसका बहुत महत्व। एक प्रेशर मतलब एक प्लस प्रेशर, माने एक किसी पार्टिकुलर पर जगह पर और प्रेस दबाव डालना। तो एक प्रेशर के लिए हमारे अंग जो जितने भी अंग हमारे शरीर में हैं उसका प्रतिबिंब अब हमारे हाथ और पैर में होता है। हाथ और पैर में उसका केंद्र होता है, उसको हम दबाते हैं। तो इस समय बहुत से इसमें जैसे जी ओम आज सठक्रम जी ओम जी सर, आज सठक्रम पे जो अपनी चर्चा चल रही है जी इसको ही मतलब मद्देनजर रख करके कुछ प्रश्नों के जवाब दिए जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक्यूप्रेशर के संबंध में इसके पहले भी बहुत चर्चा हो गई है। सटकम हमारे लिए ठंड के लिए बहुत अच्छा होगा, तो इस पर ही आप ज्यादा वो करें तो बहुत अच्छा होगा। जी ओम। खष्ट धौतिक क्रिया होती है, षष्ठ करे में धौतिक क्रिया मतलब शरीर से में इसमें आता है बमन मैं बता चुका है। वस्तु धौत्री मतलब इसमें क्या होता है कि कोई चीज कपड़ा उपड़ा ये हम भी नहीं करते। बहुत जो परखे हुए ऋषि मुनि हैं, जो योग साधक है वो करते। अंदर एक सूती कपड़ा लेकर अंदर अपने मुख में उसको भिगो कर मुख में डालते हैं। मुख को उसको धीरे धीरे 24 फीट उसकी लंबाई होती है, 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है वस्त्र का, उसको अंदर लेते हैं। और लेने से क्या होता है कि धीरे धीरे उसको अंदर पेट में चला जाता है। और पेट में जाता है तो उस वस्त्र के द्वारा सूती वस्त्र होने के चलते जितने भी पेट में जो कचरा होता है उसको अपने में अवशोषण कर लेता है तब, और फिर उसको बाहर निकाल दी जाता है। फिर इसके बाद धोती आता है। इसके बाद आता है नौली। नौली में होता है रबर नेति, जल नेति, घी नेति, दूध नेति। इसमें क्या होता है कि रबर नेति मतलब आपको मैंने बताया वो जो नासिका होता है सिर का द्वार बताया जाता है। तो हमारे नासिका में जो कचरा जमा रहता है, कचरा नासिका में भी हम लोग जो आंख कान नाक में जो रोए हैं, बाल हैं, जो अंदर जो बाहर से आने वाले प्रदूषण गंदगी प्रदूषण होता है, कचरा उसको रोक लेता है। तो उसके चलते वो जाम हो जाता है। जितनी मात्रा में हम ऑक्सीजन हमको लेना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हम नाक में रबर नेति, जल नेति और करते हैं, रबर नेति में नासिका में रबर डाल कर उसको डाल कर अंदर नासिका में डालते हैं, मुख के द्वारा उसको बाहर निकालते हैं। ऐसे ऐसे करने से नासिका का जो अवरोध होता है वह खत्म होता है। तो ये हुआ। और घी और जल नेति से भी वही जो हमारे जो है ना ब्रेन के नीचे जो नासिका है उसके जो उसको शीतलता प्रदान होता है, उससे भी जो अंदर के गंदगी वो भी बाहर होता है। घी नेति, दूध नेति से हमारे, लेकिन यहाँ पतंजलि में रबर नेति, जल नेति की क्रिया बताई जाती है। बस्ती के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी है। त्राटक, ये कहते हैं त्राटक। त्राटक का मतलब हुआ किसी एक बिंदु पर टकटकी लगाकर देखना। एक बिंदु पर ध्यान लगाकर
उसको देखना। इसमें क्या होता है, तराटक में, तराटक 3-4 प्रकार का होता है। सूर्य तराटक, शशि चंद्रमा तराटक, बिंदु तराटक, ज्योति तराटक। मतलब इसमें सूर्य पर एकदम ध्यान लगा कर देखते हैं। इसमें एकदम आंख पलक गिरनी नहीं चाहिए, एकदम ध्यान देते हैं। और ध्यान करने से, तराटक से आंख संबंधी व्याधियां, मानसिक व्याधियां, साइकोलॉजिकल संबंधित जो भी डिसऑर्डर होता है उसका नाश होता है, वह खत्म हो जाती है। और ये होता है। और सूर्य जो तराटक है, सूर्य तराटक सुबह सूर्योदय के समय किया जाता है। और शशि तराटक सूर्योदय के बाद चंद्रमा की उपस्थिति में चंद्रमा को ध्यान लगाकर एकदम ध्यान ऐसा किया जाता है कि आंख पलक न गिरे। और तब तक हम ध्यान लगाए रहते हैं जब तक आंख से पानी, आंसू आने नहीं लगता है। जब आंसू आने लगे तब उसको हम आंख को बंद करते हैं और बंद करके ध्यान लगाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे भी मानसिक व्याधि, जो से आज लोग बहुत मानसिक व्याधि, डिप्रेशन से ग्रसित रहते हैं, उसमें इसका अहम भूमिका होता है। और नौली क्रिया आप स्वामी परम पूज्य महाराज जी के द्वारा आप डेली देखते हैं, ये हम भी नहीं करते हैं, स्वामी जी के द्वारा बताया जाता है। नौली में क्या होता है, पेट को दाएं बाएं, पेट आंत को घुमाया जाता है, जिससे करने से शरीर एक्टिव हो जाती है, पाचन तंत्र हमारा सुदृढ़ होता है। आपको बताया कि जो पाचन, पेट ही रोग का जड़ है, जननी है। तो इसे नौली से आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर जो होता है वो अभी ठीक होता है। और हम अपने दिनचर्या को पालन करने से व्याधियां दूर हो जाती है। कपालभाति जो प्राणायाम 8 जो बताए जाते हैं, उसमें भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति तीनों का अहम, और भ्रामरी, इसमें चारों का मुख्य होता है। लेकिन उसमें जो कपालभाति है, कपालभाति कष्टकर्म के अंतर्गत आता है। तो कपालभाति करने से स्वामी जी बताया करते हैं कि 99% जो बीमारियां होती है वह खत्म हो जाएगी, और जो व्याधियां आने वाली है वो भी नहीं होगी। तो ये है, इसके यही आता है कष्टकर्म में। तो अब मैं अगला कार्यक्रम जो आप कुछ बताए मैं उस पर भी चर्चा करूं, या नेचुरोपैथिक जैविक आहार पर चर्चा करें, या जी ओम कुछ प्रश्न है सर, उनके उत्तर दें षटकर्म के संबंध में। जी तो सर जन सामान्य में यह है कि षटकर्म जो है वो मतलब जन सामान्य में प्रचलित क्यों नहीं हो पा रहा है, पहली बात यह है, क्या कारण है? जन मानस में न फैलने का कारण यह है कि हम लोग अपनी दिनचर्या को सही नहीं मानते हैं। हम एलोपैथ पर आकर्षित हैं। एलोपैथ में इसको माना करता है, एलोपैथ का डॉक्टर आयुर्वेद को घृणा करता है। तो हम आम मानस इसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें उसका इस प्रति, आयुर्वेद के प्रति उसका लगाव कम है। कब लोग आते हैं, जब व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं और एलोपैथ से दवा करा कर जब वो हार जाते हैं, बीमारियां नहीं हो पाती है, तो यहाँ लोग आते हैं। तो जी सर ये जो बमन है, ये बमन क्रिया, जी इसमें जब हम पानी पीते हैं तो बहुत ज्यादा पीते हैं तो घबराहट भी होती है, इसका क्या मतलब उपाय हो सकता? घबराहट, देखिए घबराहट होने की, देखिए इसमें जो भी बताया जाता है, बमन काल और समय के अनुसार, योग और साधक के अनुसार बताया जाता है। इसमें जो बीपी है उसको निषेध है, कुंजल क्रिया अर्थात बमन निषेध है। उसके लिए मानसिक रूप से संतुलन होगा,
संतुलन में जो हम जो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम करते हैं मानसिक संतुलन के लिए, प्राणायाम जो अनुलोम विलोम करते हैं, इससे संतुलन की जो हम ओम की उच्चारण करते हैं, पहले उसको बिना जो प्राणायाम किए हुए व्यक्ति यदि आप चाहेंगे तो खष्टकर्म क्रिया कर ले, कोई भी नहीं कर पाएगा। उसको आप विश्वास ही नहीं होगा। जब तक विश्वास नहीं होगा तो करेगा नहीं, क्योंकि मन जो है, जैसा मन आपको गवाही करता है, तो जैसा आप आहार जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो तन तो केमिकल युक्त आहार खाकर आप लोग जान ही जा रहे हैं। इसी पर डेली हम लोग को चर्चाएं होती है दैनिक जोगार कार्यक्रम के माध्यम से। यही घबराहट के कारण है। तो उसको मानसिक संतुलन के प्राणायाम करना ही पड़ेगा, या उसको बताना पड़ेगा। यदि नहीं कर पाएंगे तो कोई आपका बचाव का साधन नहीं। ऐसे ही सर प्रक्षालन में हमारे यहाँ एक मैडम थी, तो हमने गुरुकुल में प्रक्षालन सीखा और उन्होंने घर आकर के वो क्रिया की, तो उनको मतलब अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो ये ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है? कि देखिए, इसका कुछ सावधानियां हैं, उसका सावधानी है। कोई भी ट्रीटमेंट देने के लिए उसको सावधानी बरतनी पड़ती है। ये भी जो संघ प्रक्षालन क्रिया है उसके लिए निषेध है। जो बीपी का शिकायत है ना जी, बीपी का शिकायत उसको भी है। जो व्यक्ति 70 से 80 वर्ष की उम्र पार कर चुका है या कम है, कम उम्र का बच्चा का भी निषेध है जी। और इसमें और जिसको लूज मोशन हो गया है तो उस संघ प्रक्षालन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो संघ प्रक्षालन जो क्रिया है एक बहुत आपके छोटी आंत बड़ी आंत की सफाई होती है। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है एक कुशल डॉक्टर के देख रेख में की जाती है, या अच्छे जो इसके बारे में डॉक्टर ना हो, अच्छे अनुभवी हो, उसके मार्गदर्शन में किया जाता है। क्योंकि वहाँ हर तरह इसके जो आप बता रहे हैं, लोग बेहोशी हो सकते हैं, बहुत डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। डिहाइड्रेशन हुआ था। हाँ, तो डिहाइड्रेशन के चलते तो ये सब व्याधियां हो जाती है। क्योंकि अपने शरीर से जो आपके आंत में जो एक बैक्टीरिया पाया जाता है प्रीबायोटिक, जिसको गुड हार्मोन गुड बैक्टीरिया कहा जाता है, तो जब लूज मोशन ज्यादा होता है संघ प्रक्षालन के माध्यम से तो बाहर निकल जाता है। इसीलिए संघ प्रक्षालन के बाद छाछ और खिचड़ी खिलाई जाती है, क्योंकि छाछ में मट्ठा में प्रीबायोटिक जो बैक्टीरिया पाया जाता है। इसलिए हमारी परंपरा है, कभी भी कोई को लूज मोशन डायरिया होता है तो कुछ छाछ पिलाया जाता है। उस कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति करे, कंडीशन हो जाए, बेहोश हो जाए, तो तत्काल उसको मुनाका दें, मुनाका दें, ORS पानी पिलाएं और नारियल पानी पिलाएं। क्योंकि संघ प्रक्षालन कमजोर व्यक्ति के लिए निषेध है। नहीं तो अर्ध संघ प्रक्षालन किया जा सकता क्या? हाँ, एक दो बार। हाँ, उसमें कम पानी 5 से 10 गिलास तक ही यूज किया जाता है। संघ जो संघ प्रक्षालन है दीर्घ और लघु, तो लघु में होता है बहुत, जो इसके पूर्व तैयारी की जाती है। एक बार हम लोग क्या करते हैं कि जाके उसी दिन संघ प्रक्षालन करते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम बताया जाता है। तो संघ प्रक्षालन करने से पहले व्यक्ति को हल्का खाद्य पदार्थ देनी चाहिए और सुपाच्य। तो इसकी तैयारी 5-6 दिन पहले से की जाती है। हम लोग क्या करते हैं, उस सब कर देते हैं। इसकी पूर्व जो बताया ना कि आयुर्वेद में 3 कर्म बताया जाता है, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम। तो पूर्व क्रम में इसको पहले खिचड़ी खिलाई जाती है, पपीता खिलाया जाता है, और सुपाच्य पदार्थ घी भी खिलाया जाता है पहले, ताकि उसकी जो आंत है, आंत में लुब्रिकेंट हो जाए, चिकनाहट पैदा हो जाए। तब फिर जिस दिन संघ प्रक्षालन किया जाता है उस दिन पहले एंटीगैस्ट्रिक चूर्ण या हरे रहड़ा का चूर्ण पिला दिया जाता है, ताकि पेट क्लियर हो जाए। जी सर, आपका जो अगला क्वेश्चन है पूछिए।
सर ये अगला है एनीमा, जो है वो भी एक महत्वपूर्ण है। तो सामान्य व्यक्ति को एनीमा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेना चाहिए, सामान्य व्यक्ति लेना चाहिए। इसमें देखिए एनीमा जो मैंने आपको बताया 3 प्रकार, सुबह जो होता है एनीमा, जैसे एनीमा होता है सामान जो सुबह संघ प्रक्षालन में किया जाता है 4 से 5 बजे में, उसमें त्रिफला का यूज किया जाता है, उसको सामान्य व्यक्ति कर सकता है। और एक होता है एनीमा, हम आप सभी एक ही एनीमा के बारे में जानते हैं जी, जो एनएस द्वारा लेगा, लेकिन यहाँ पतंजलि में एनीमा, जिसको एनीमा को यहाँ बस्ती बोला जाता है। बस्ती 3 प्रकार की होती है, एक मात्रा बस्ती, आंतरिक बस्ती, उत्तर बस्ती। तो मात्रा बस्ती पहले उसको घी नहीं, मध, नारियल तेल या अरंड तेल मात्रा बस्ती में होता है, उसको दिया जाता है ताकि जो आंत है लुब्रिकेंट हो जाए, उसमें कोई परेशानी न हो। चूंकि संघ प्रक्षालन करने में आंत को बहुत मशक्कत किया जाता है, जो हमारा जो लंबी जैसे घुमादार जो आंत की बनावट होती है, उसमें संघ प्रक्षालन में जो आसन किया जाता है, ताड़ासन, त्रिकासन, भुजंगासन, उसमें उसको छिलापन हो जाता है, इसीलिए पहले उसको पिला दिया जाता है ऑयल, उसको चिकनाहट रहे। और एक होता है मेडिकेटेड बस्ती, आंतरिक बस्ती, वो जो बस्ती होता है इसमें मध, वात, कलक, मतलब ये जो बट्टी आती है उसको मिक्स करके, और ऐसा नहीं कि पहले बट्टी को मिक्सर में उसको मिक्स करके उसको छान लेते हैं, इसके बाद पुनः उसको छान कर लवण और मध्य में उसको ऐसा मिलाया जाता है तो एकदम विलयन हो जाए, मतलब कुछ दिख नहीं पड़े कि इसमें मध डाला गया है या लवण है। तब उसको अंत में क्वाथ में डालकर इसको दिया जाता है। लेकिन एक भी सावधानी है, जो संघ प्रक्षालन में जो दिया जाता है संघ प्रक्षालन आंतरिक बस्ती, तो इसको देने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद में लूज मोशन होना चाहिए। लूज मोशन नहीं होता है तो भी की समस्या हो जाती है। इसके निदान अच्छे अनुभवी वैद्य। हमारा तो ये था कि ये जो अपन एनिमा लेते हैं उसके संबंध में ज्यादातर जानकारी चाहिए थी कि जो एनिमा सामान्य व्यक्ति ले सकता है और उसमें कैसे पानी का उपयोग करना चाहिए। एनिमा लेने के लिए जिसको स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज ना, उसमें नीम का जूस बनाकर नीम का जूस बनाकर उसको पानी में एनीमा में उसको जूस बना लेते हैं और लगभग 250 से 400 ml पानी में उसको मिक्स करके एनीमा दिया जाता है। स्किन बीमारी है या पेट संबंधित बीमारी है, तो नीम है एक महाऔषधि कहा जाता है, तुलसी नीम का महाऔषधि की जाता है। तो इसका नीम का भी उपयोग किसी भी व्यक्ति में किया जा सकता है। जिनको बवासीर होती है वो एनिमा ले सकते या नहीं? नहीं, जिसको बवासीर हो है ना, उसके जो हम कैथेटर अंदर डालते हैं, तो कैथेटर डालेंगे तो जो बवासीर में किसी का ब्लीडिंग होता है या उसमें निकल जाता है ना टाइप का, उसको हम एनीमा देंगे तो उसमें क्षतिग्रस्त होगा, तो क्षतिग्रस्त होगा तो ब्लीडिंग होने लगेगा तो वीकनेस होगा, तो और महंगा पड़ेगा। उसके लिए अवॉइड है, निषेध है, जिसको जितना एनीमा सावधानियां, मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, जिसका पाइल्स है और ओवर एज 70 से 80 वर्ष के बाद, उन व्यक्ति को एनीमा नहीं दी जाती। जी। और सर ये जो नेति है, जो रबर नेति है,
इसमें जैसे अभी जब करते हैं तो नाक से ब्लीडिंग भी होने लगती है, तो इससे नुकसान होता है क्या? नहीं, रबर नेती है, रबर नेती करने से पहले उस रबर में कोई आयल जैसे उसमें रेड़ी का तेल होता है, तिल डुप्लीकेट होते चपचपा होता है, उसमें लगा कर करेंगे। देखिए पहले शुरुआत जो कोई हम करेंगे रबर नेती, तो व्यक्ति का जानकारी नहीं होता है, उनको अनुभव नहीं होता। शुरू शुरू में मैक्सिमम लोगों को ऐसा होता है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन एक दो बार कर लेने के बाद आपका हैबिट बन जाएगा, तो उसका अनुभव हो जाएगा, तो ब्लीडिंग नहीं होगा। और सबसे नेती का, रबर नेती का जो भी नेती, उसका बेनिफिट है कि जो हम रबर नेती के अभाव में जो हम अनुलोम विलोम जो प्राणायाम करते हैं, उसका भी बेनिफिट नहीं मिलता है। कारण कि जो नाक में जो रंध्र होते हैं, बाल रंध्र, उसके द्वारा रुकावट पैदा होता है, तो अच्छे मात्रा में जितना चाहे ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। तो जो हमारा जो हार्ट है, हार्ट नहीं लंग्स, जिसमें 2,73,210 छिद्र हैं, वो हमेशा बंद ही रहता है। तो मात्र हम सामान्य सांस जो लेते हैं, उसमें मात्र 1,00,000 ही लंग्स के छिद्र खुलते हैं। तो हम इसीलिए हम बीमार, इसका मतलब वैज्ञानिक तथ्य यही है कि नेति का या अनुलोम विलोम का इसीलिए पहले इसको कराया जाता है शुरुआत में। जो शुरू में 5 बजे 5 बजे के समय जो भी खास क्रम किया जाता है, ताकि हमारा शरीर उस ट्रीटमेंट को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, तब हम 8 बजे से जाते हैं मेडिकल। जिन लोगों की नाक बंद हो जाती है, इन्हें जो साइनस होता है, उन्हें रबर नेती से लाभ होगा? देखिए जब साइनस हो गया है तो उसके पहले देखिए साइनस को ठीक कीजिए। और ये बहुत सभी को हर समय इसके भी कुछ है, समय के अनुसार करना है। पहले साइनस ठीक कीजिए, तब साइनस क्यों होता है? जकड़न के चलते जकड़न हो जाता है। साइनस के लिए प्रेशर, जितने टिप्स हाथ के टिप्स हैं, अंगुलियां के जो लास्ट छोर है, उसको हम प्रेशर करेंगे, ऐसे ऐसे हम दबाएंगे। तो जो बड़ी अंगुली है, मामा वाली अंगुली इसको कहते हैं मिडिल फिंगर, इसको हम दबाएंगे, ऐसे 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 दबाएंगे। आप तत्काल देख लीजिए, जितना आपका इंजेक्शन, आपका बट्टी, टैबलेट काम नहीं काम करता है, इसका प्रभाव उतना जल्द होता है। तो साइनस पहले अपना ठीक कीजिए, तब वो रबर नेती का यूज करें। नहीं तो और चूंकि ठंडा होने के चलते और जकड़न बढ़ सकता है। और इसमें नश्य में जो है सरसों के तेल का उपयोग किया जा सकता है? वैसे नशम के लिए सरसों का तेल यदि कोई नहीं हो, तब सरसों का तेल का यूज करें। इसके जगह पर वो नहीं है तो आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, गाय का घी हो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या बादाम रोगन तेल सर्वोत्तम है। अणु तेल आता है, पतंजलि का अणु तेल आता है। अब नारियल का भी आप यूज कर सकते हैं, नारियल तेल का, कोकोनट ऑयल। हमने नस ली थी, ये जो है पता नहीं उनने सरसों का तेल डाला क्या डाला, पूरे मस्तिष्क को झन्ना दिया उनने, इतना ज्यादा कि हम तो घबरा गए। नहीं ऐसा होता है सर, सरसों तेल भी नशम के लिए। सरसों का तेल नहीं यूज करते सरसों का तेल। जो सरसों तेल अपना घर का, मार्केट वाला नहीं, मार्केट का नहीं, जो घर का बनाया हुआ तेल है, घर का पेराया हुआ तेल है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है, तो उसमें डालिए तो बिल्कुल होगा। जो यहाँ तक नशम के लिए ज्योतिषमती तेल भी किया जाता है, लेकिन इसमें भी मतलब किसको किस तेल से करना चाहिए, किस अवस्था में किस करना चाहिए। नशम जो है 6 से 8 वर्ष के कम बच्चे को और 70 से ओवर एज वाले व्यक्ति को इससे नहीं कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे नशम।
नहीं करना है। जी ओम सर, बहुत बहुत आपको नमन सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जो उपयोगी है, और मैंने बहुत अधिक प्रश्न पूछे, इसके लिए मैं सदन से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय मैंने अपना ले लिया। जी ओम। नहीं सर, आपने सर आपका आपका कार्य कौशल, आप कार्य कौशल, मैं जब वहां गया था इटारसी में ना, मैं इटारसी में जी गए थे, मैं आपका कार्य कौशल देखा। आप शुरू से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आप वाक पटुता के धनी हैं, तो आप जो जानेगा वही पूछ पाएगा, जो नहीं जाएगा क्या पूछेगा, जो प्रक्रिया उसे पूछेगा। तो आपके प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी किसी ओम सर, नमन नमन आपको सर, प्रणाम। जी जी भैया धन्यवाद आदरणीय मेरा जी साहब। जी प्रणाली बहन जी, आप कुछ पूछना चाहती है? मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन नस्य के बारे में थोड़ा सा। स्वामी जी बार बार कहते हैं कि बादाम रोगन तेल, ज्योतिषमती तेल, गाय का घी, अणु तेल, ये ही नाक में डालना चाहिए। ये सरसों का तेल कभी बताते नहीं है स्वामी जी, वो बहुत उष्ण होता है, इसलिए मैंने तो अभी तक नहीं सुना है। तो वो अच्छा नहीं है नस्य के लिए मेरे जानकारी में। और जो ज़्यादा कोई जानकारी जिनको है वो कर सकते हैं। और मेरा एक सवाल है कि सहजन यानी क्या? सहजन सहजन मुनगा मुनगा नहीं 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 समझता है मुनगा। साहिजन ड्रमस्टिक ड्रमस्टिक हाँ 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 हाँ, ताई आपल्या इकडे त्याला शेवगा हमारे म्हणतात ना, यहाँ शेवगा. शेवगा 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 हाँ। अल्फाबेटिक है। जी ओम, अभी क्या हुआ है सर, एक थोड़ी सी सूचना मैं दूं कि एक मरीज है जिनको नाक बिल्कुल बंद हो रही थी, और अंदर जो है थोड़ा सा ये मांस जैसा बढ़ रहा था। तो हम लोगों ने एक षटकर्म के जो करते हैं यहाँ पर, उनसे उनका जो है उनसे उनको मिलवाया। तो उन्होंने जो है ये पहले जल नेति कराई, फिर ये तेल नेति कराई, और अब रबर नेति कराई। इससे उनके ब्लीडिंग हुई, कफ बहुत ज्यादा निकला, और कफ निकलने के बाद वह जो है अब बहुत मतलब अपने आप को रिलीफ महसूस कर रही हैं। तो ये संभव है क्या सर? और अभी क्या है कि जैसे हम उनके पास जा रहे हैं, जैसे कल जब हम उनको लेके गए तो बहुत ज्यादा कफ भी निकला, ब्लड भी निकला। ये रबर थोड़ी पहले पतली और फिर मोटी, पर अब इसमें ये हुआ है कि जल नेति बहुत अच्छी तरीके से वो करने लगी हैं, पानी खूब निकल रहा है, पहले पानी भी कम निकलता था। तो ये संभव है क्या सर? जी ओम। देखिए, जो नेति है ना, उसको लगातार कर सकते हैं 3 दिन। और जो कफ निकल रहा है अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। जी जो जी जी बीमारियां होता है वो जकड़न से होता है, तो जो निकल रहा है तो बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है, तो और कराते रहे। उसे जी खावाएं, जी क्योंकि जो लेकिन रक्त निकलता है वो अच्छा नहीं है ना, रक्त निकलना। किसी का सवाल है क्या? नहीं सुन पाए। नहीं, रक्त निकलता है वो अच्छा नहीं है ना, ऐसा मुझे तो लगता है रक्त निकलना अच्छा नहीं है। क्या चीज है? ब्लीडिंग हो रहा है? हाँ हाँ, ब्लीडिंग होता है तो रक्त भी आ सकता है क्या? होता है ना। जब दिनेश जी ने जो पूछा कि उसमें ब्लड आता है, उसमें मांसल है, तो आएगा, वो तो आएगा। हाँ आता है आता है आता है, हाँ। आएगा। और हाँ हमको भी आया था, शुरू में हमको भी आया था जी, हमको भी आया, उसे घबराना नहीं है। जो कफ है, तो हम लोग कफ है, व्याधियों का मेन कारण कफ है। तो कफ निकलने की माध्यम है ना, मल। हमने आपने बताया कि मल है, तो कफ है आपके
मल है तो मल निकलने का क्या माध्यम है? नाक है। मल जी। निकलने का कुछ स्किन है, यूरिन के माध्यम से निकलता है, इसके नासिका के माध्यम से निकलता है, आंख के माध्यम से कीचड़ निकलता है, तो मल है। शरीर प्रकृति रूप से शरीर अपने को नहीं, आपको मैंने बताया, शरीर अपने आप एक चिकित्सक है। ML साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? आपका खुला हुआ है। जी जी जी, धन्यवाद मेराज भाई साहब और प्रणाली बहन जी, बहुत सुंदर चर्चा। और फिर सबसे पहले मैं आदरणीय पवन कुमार सर से सादर आमंत्रित करती हूँ, फिर बाद में हम सबके सवाल लेंगे। जी ओम। जी आदरणीय पवन कुमार सर, आपका स्वागत है। संजना दीदी नहीं है, पवन जी। पवन कुमार सर नहीं है, अभी थे ना, देखिए। चलिए, ऐसा लगता है, दिखते नहीं है। जी यमल गौर जी, जी आपने कुछ पूछना चाहते? जी स्वागत है आपका। ओम बहन जी, ओम। आज प्राकृतिक चिकित्सा पर बहुत अच्छा एक जानकारी हम लोगों को मिल पाया और बड़े सहज तरीके से सर ने दिया, कुमार सर ने। बाकी का महाराज जी जो कह रहे थे ना कि मैं प्रश्न पूछता हूँ, सर ज्यादा समय ले लिया, तो ज्यादा लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर प्रश्न पूछते हैं तो सारे लोगों के शंका के समाधान हो जाते हैं अपने आप। जी तो ओम सर, जी ओम। प्रश्न तो चूंकि प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते आप, प्रश्न करने से शंका का समाधान होता है। तो और बाकी का तो बहुत बढ़िया, चूंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे अभी आखिरी में जो नाक से ब्लड आता है, कई बार सर दर्द चक्र मतलब होने लगता है लोगों को, तो सिर्फ जलनेती करने से ही। तो बस उसमें जो सावधानियां बताई सर ने, वो ही अपन सावधानी रखते हैं कि, तो नहीं तो अदरवाइज सर दर्द भी होने लगता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो मैं तो जहाँ तक है, जलनेती जब किया है तो बगैर किसी मार्गदर्शक या हमारे जो इसके जानकार हैं उनकी निगरानी में ही करें तो ज्यादा अच्छा है। हम देख कर और वैसे ही सीख कर ना करें, क्योंकि पहली बार करें तो कम से कम हम किसी के भी मार्गदर्शन में करें तो ज्यादा अच्छा है। ओम। बीन सर को मेरे तरफ से नमन और वंदन। बीन सर को हमने वहां पर इटारसी में मुलाकात हुआ था, जो मंच का संचालन कर रहे थे, एक अच्छे वक्त। जी 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 सर, बहुत ओम जी। जी धन्यवाद गौर साहब। आगे आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी भाई साहब सादर आमंत्रित है आज के हमारे चीफ गेस्ट के साथ संवाद करने के लिए। जी ओम। जी आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब, आपका स्वागत है। जी आदरणीय कुमार बबन जी को आज गुरुधाम में देख रहा हूँ और बड़ी प्रसन्नता है, और आपके प्रसाद को नमन करते हैं। और आपने जो नस्से के बारे में बताया, इन नस्से की महत्व और नस्से का जो प्रभाव हमारे साईं कृष्णा रिसोर्ट के संचालक आदरणीय हमारे अशोक अग्रवाल भाई साहब, जो जिनका साईं कृष्णा रिसोर्ट है, उनसे आदरणीय शरद वर्मा जी और हमारा वहाँ जाना हुआ। उनको खांसी आ रही थी, हल्की हल्की ठसी आ रही थी। तो हम लोग जब बात कर रहे थे योगाहार उत्सव मनाने के संबंध में गए थे होटल की बात करने, तो उनको जो खांसी आ रही थी, तो इसके लिए बोले भाई आप पतंजलि से हैं और इसके बारे में बताइए कि हमारा क्या, हमें खांसी आ रही है सूखी। तो उस खांसी के लिए और कुछ सर्दी भी थी उन्हें बार बार। तो उसमें हमने जो है जोशीमती तेल पहले हम लोग जाके और गौर साहब के पतंजलि के स्टोर से ज्योतिर्मती तेल लाए, और वो तेल हमने जो है उनको दिया।
और तेल के नशे करने के लिए हमने बोला। उन्होंने तेल के नशे किए और तेल का नशा करने से उन्हें इतना लाभ मिला और बहुत कफ निकला और उनकी सर्दी जुकाम और खांसी ठीक हो गई। जब भी उनको बुखार आता है या कोई तबीयत खराब होती है तो वो वही नशे करते हैं और नशे करने से उनको यहाँ तक कि फीवर में भी आराम मिलता है। सर्दी जुकाम खांसी फीवर और सभी प्रकार के रोगों में बोले भैया किसी भी दवाई से हम ठीक नहीं होते हैं। कई हमने दवाइयां दी, बोले हमें तो वो नशे ही से ठीक होते हैं और वो नशे से ठीक होते हैं। तो नशा जो है बहुत महत्वपूर्ण है जो बहन जी ने बताया। और भाई अरे तो अगर ज्यादा सहन नहीं कर सकते हैं तो बादाम तेल डालें, जैसा भाई आदरणीय भाई जी ने बताया। और ज्योतिषमती तेल बहुत तेज है, घबराहट होती है बहुत सिर में और इसमें, वो जो सहन कर सके जैसे दो वही डालें लेकिन कम डालें। और इन नशे हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये हमारे कुमार भवन जी बताएंगे कि महीने में या हफ्ते में एक दिन अवश्य जो है हमें नाक में तेल डालना ही चाहिए ताकि हमारा ये सही रहे। आपने आज सटक्रिया जो नशे के बारे में बताया, कल आगे और आप बताएं अगला जो हमारा वेलनेस सेंटर में और जो अभी हम अभी योग शिविर तक आए हैं। आप सुबह से 4 बजे से 5 बजे का आपने जो है जो वहाँ क्रियाएं होती हैं वेलनेस सेंटर में वो बताएं आपने। फिर योग शिविर परम पूज्य स्वामी जी के बताया। अब इसके बाद दिन भर और क्या क्या क्रियाएं होती हैं वो भी अगले दिन आप बताएं हमारे भाई बहनों को, और लोग पूछ भी सके सवाल भी उस वेलनेस सेंटर के बारे में पूछना चाहते हैं, वहाँ पर होने वाले बीमारियों के बारे में भी आप पूछना चाहते हैं। आप वहाँ कुमार भवन जी सेवा दे रहे हैं वहाँ लगातार जी। तो मैं चाहूँगा कि जो सदन में उपस्थित भाई हैं आज इस बारे में अपना सवाल कर सकते हैं। और मैं आज यहाँ से आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। आपके सुपुत्र वहाँ आपने परम पूज्य स्वामी जी को इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिए हैं, जो सन्यासी के रूप में वहाँ सेवा दे रहे हैं। उनसे उनका भी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मिले में उनके साथ में रहा। तो ये इन्होंने राष्ट्र के लिए अपना परिवार समर्पित कर दिया है, वो स्वयं समर्पित है। तो ऐसे पुरुषार्थ को मैं पुनः प्रणाम और नमन बंदन करता हूँ। ओम मुनीलाल भाई जी, आपको मैं आपके पुरुषार्थ को मेरा नमन। आप जहाँ भी रहते हैं अपने पुरुषार्थ करते रहते हैं और आपके लिए बहुत बहुत आपके लिए नमन बंदन। दूसरा, आपने नशम के बारे में पूछा तो ज्योतिषीमती तेल और बादाम रोगन रणु तेल, इसमें कुछ उसका कंडीशन है। तो बादाम रोगन तेल और अणु तेल आप जन्म से लेकर मरण के पहले तक कर सकते हैं, बादाम रोगन और अणु तेल। लेकिन ज्योतिषीमती तेल बहुत तीक्ष्ण होता है, उसको पहले इसको ना करें, पहले अणु तेल और बादाम रोगन तले तब अणु। इसके भी मात्रा है, उत्तम मध्यम उत्तम, इसके 3 मात्रा है। कब कितना में सामान्य में 2 बूंद डालना है, 2 से 4 बूंद, फिर मध्यम में 6 से 8 बूंद, इसी तरह उसका मात्रा है, उस अनुसार डालना है। लेकिन जब ज्योतिषमती तेल तब करना चाहिए जब कफ कोल्ड से हम ग्रसित हैं, तो इसको करना चाहिए। तो इससे पहले इसमें आप बादाम रोगन तेल और ज्योतिषीमती तेल को मिक्स करके डाल सकते हैं, तो उसका प्रभाव ज्योतिषीमती तेल का कम होगा। जी रंजना जी अगला सवाल ले लें। जी आगे आदरणीय श्री उमाशंकर प्रसाद भाई साहब जी, आपका स्वागत है। ओम सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन बंदन। भवन जी को सत सत नमस्कार। गुरु वंदना के समक्ष में जाकर के इन्होंने जो भी कार्य कर रहे हैं परमात्मा के सानिध्य से, और गुरु जी हमारे स्वामी जी के सानिध्य में रह करके स्वामी जी का ही अनुकरण करके इनमें लक्षण आदमी के आ जाते हैं और अपना प्रचार प्रसार या जो भी उद्बोधन दे रहे हैं। हम सबसे ये पूछना चाह रहे थे क्योंकि अभी हम थोड़ा सा दुखित हैं कि मंगलवार को एक हमारी साली थी, उनको पटना में ट्रीटमेंट, उनको शुगर था, शुगर के बाद बीपी था, उनको हम यहाँ पर लाए थे, यहाँ पर बीटा में हमारे घर पर ही।
और अचानक रात को मंगलवार सुबह 2 बजे उनका दम घुटने टाइप का हुआ। फिर 3:30 बजे उनका उल्टी हो गया। उल्टी होने के बाद में हम हॉस्पिटल में लेकर गए, ESI हॉस्पिटल में। वहाँ पर जाने के बोला कि हार्ट अटैक हो गया है, इनको जल्दी से जल्दी पटना ले जाइए। पटना के लिए तैयारी कर ही रहे थे, वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह में कागज वगैरह बना रहे थे, तब तक इनका तीसरा दौरा पड़ के और एक्सपायर्ड हो गई। तो इसलिए थोड़ा 2-3-4 दिन से हम नहीं जुड़ पा रहे थे अपने आप को इस योगाहार के मंच पर। इतना हिम्मत नहीं पड़ रहा था, मगर आज मैं जुड़ा तो वो भी 7:30 बजे करीब तकरीबन तो देखा बबन जी का उद्बोधन हो रहा है। ये बहुत कर्मठ, बहुत पराक्रमी, बहुत त्यागी आदमी है। तो हम इसके बारे में सोच रहे थे कि जो होना था तो हो गया, मगर और भी आदमी जिस प्रकार से आजकल हार्ट अटैक का जो दौरा पड़ रहा है, जिसको खास करके BP है और हार्ट भी है, तो उनको क्या सावधानी बरता जाए ताकि उससे आदमी शुगर पेशेंट को इस अटैक न हो, इसे मिल जाए राहत और हो सकता है बचत हो जाए। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बाकी ओम। उमाशंकर जी, आप हमारे गार्जियन हैं, आप उम्र में भी हमसे श्रेष्ठ हैं, आपको मेरा वंदन। आप जिला प्रभार भी भोजपुर से, आपको वंदन। लेकिन जो प्रकृति का लीला है, आना है तो आए है सो जाएगा। तो मैं सब प्रभु उसके बारे में सब प्रभु से कृपा करेंगे, अनुरोध करेंगे, प्रभु आत्मा को शांति प्रदान करें। आपने जो बोला कि हार्ट अटैक की समस्या विश्व में भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। कारण कि हमारा जो इसमें जो हम लोग का दैनिक जो आहार का जो आहार विहार जो बिगड़ चुका है, उसके चलते हो रहा है। तो मान ले किसी को हार्ट की समस्या है, BP की समस्या है, तो आप मैं उनका अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ। राजीव दीक्षित भाई जो भारत के कहनूर कहे जाते थे, प्रभु ने उसको भी बुला लिए, नहीं है, लेकिन उन्होंने बताए कि जिसको हार्ट अटैक के बारे में दो तीन चीजें बता रहा हूँ आपको। अपने जिस घर में है 2-3 चीज अपने घर में रखा करें। क्या? मरीचा, पका हुआ मरीचा, या पाउडर हो या हरा हो, उसको रखें। दूसरा एक आता है मरीचा, यानी क्या? मरीचा यानी लीच, एक आध लिली उसको बोलते हैं, मरीचा। काली मिर्च नहीं, रेड लिली, उसको रेड लिली बोला। मिर्ची नहीं, लाल मिर्ची। हाँ जी, लाल मिर्ची। अच्छा, चिली। और एक जो है हमारे जाने माने स्वदेशी के विचारक, जन्मदाता कहें या जो भी कहें, उनको पूरी जीवन समर्पित कर देना स्वदेशी के बारे में, राजीव दीक्षित जी, उन्होंने बताया कि हार्ट के संबंधित व्यक्ति हो तो हार्ट मेन रोगों का जड़ है, शुगर का भी जड़ है, BP की भी जड़ है। मैंने आप लोग को बताया कि कोई रोग का एक कारण नहीं, एक इलाज एक है। रोग अनेक हो सकते हैं, उसका इलाज एक ही है नेचुरोपैथी के अनुसार। तो एकोनाइट होम्योपैथिक दवा है, एकोनाइट 200 mg होम्योपैथी की दवा। इसको मैं कम्बिनेशन मत, एकोनाइट ACONITE, एकोनाइट जो 200 mg के आता है, उसको आप हमेशा एक शीशी में ले लें। 15-20 रुपया में 5 ml मिल जाएगी। और जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट की अटैक की संभावना हो, हार्ट अटैक हो, तो यदि इसको 2 से 3 बूंद उसको जीभ पर गिरा देंगे। ये प्रक्रिया 3 बार करना है, 5-5 मिनट के अंतर पर 3 बार कीजिए। 2-3 बूंद उसको जीभ पर डालनी है, जीभ पर। हाँ, समझ में आया। मिर्चा का क्या करना है सर? मिर्चा का थोड़ा नहीं सुन पाया हूँ जी। मिर्चा का क्या करना है उपयोग? मिर्चा लेकर
और उनको मुंह में चबाने की दीजिए। यदि चबा नहीं पाते हैं मतलब तो वो दीजिए, उसका डस्ट है, मतलब तीनों चीज रखना, दो रखना चाहिए। मतलब मिर्चा, एकोनाइट जो होम्योपैथी की दवा है, एक एलोपैथ के एम्स के डॉक्टर का है, उन्होंने बताए हैं जैसे 3 चीज, एगो एस्प्रिन, इकोस्प्रिन, एस्प्रिन, एगो होता है एवोस्ट्रान जो ब्लड को पतला करता है, जो 85 mg का आता है। इकोस्प्रिन ये 75 mg का आता है। ये जिसके परिवार में जो समस्या हार्ट अटैक रहता है उसको रखनी चाहिए, और तत्काल उसको यदि दे देंगे तो वह व्यक्ति की जीवन बच सकती है। ये कहाँ मिलता है? जो लाल मिर्चा तो हर जगह मिल जाएगा, होम्योपैथिक दवा की दुकान पर मिलेगी। एकोनाइट मिर्चा नहीं, हाँ जी, ये एकोलाइट बोला ना, और एकोस्प्रिन वो कहाँ मिल सकता है ऐसा बोले? एकोनाइट होम्योपैथिक दवाई होम्योपैथी की दुकान पे मिलेगी ना, होम्योपैथी की दुकान पे मिलेगी। जी जी, इसको सबसे सुविधाजनक यही है। होम्योपैथिक जो एकोनाइट है, यदि बेहोश हो जाए तभी उसको जी पर दिला सकते हैं, बेहोश नहीं है तो भी दे सकते हैं। बाकी जो दवाइयाँ देना ट्रबल है, चूंकि दवा नहीं अंदर ले पाएंगे तो भी ठीक है। वो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है एकोनाइट, इसको स्पेलिंग आप नोट कर लें, ACONITE 200 mg। जो राजीव जोशी जी थे होम्योपैथिक के बहुत अच्छे जानकार थे, उनका मतलब उनका बताया हुआ है। मैंने उनका उद्बोधन मैंने सुना था अपने, तो मैंने उसका अभी तक में उसका रखे हैं। जी धन्यवाद उमाशंकर प्रसाद भाई साहब, और धन्यवाद बहन प्रणाली जी। और भी सदन में हमारे कुमार बबन सिंह जी से देखिए, शुगर के भी पेशेंट बीमारी, शुगर की भी पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। जब शुगर लेवल कभी दवा, अंग्रेजी दवा का लेने से शुगर लेवल डाउन हो जाता है तभी बेहोश हो जाते हैं। तो उसके लिए मुनक्का सर्वोत्तम है। मुनक्का मुख में डाल कर चूसेंगे, या बेहोश किसी भी स्थिति में वो ठीक होगा। या उसके लिए एक प्रेशर है यहाँ पर, बाएं हाथ की जो हथेली यहाँ पर भी दबाया जाता है। या किसी भी बेहोशी के कंडीशन में, किसी भी बेहोशी हो जाए, वहां देखिए एक यहाँ यहाँ प्रेस कर दबाएं पूरा, यहाँ नाक के नीचे जो गड्ढा है और ये वाला ओठ के नीचे जो गड्ढा है यहाँ, अब जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, माने जहाँ बिंदी लगाती है, हम चंदन लगाते हैं यहाँ पर भी प्रेशर दीजिएगा 1 से 2-3 मिनट तक। उसको भी, इससे भी एक प्रेशर बहुत अपने आप इसका व्यापक महत्व है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये जाने, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और एक इसका काम है, जो अंग निष्क्रिय हो जाता है उसको प्रेशर करने से एक्टिव हो जाता है, काम अच्छे ढंग से करता है। तो इसका भी बेहोशी की कंडीशन में इसका भी आप प्रयोग, एक प्रेशर भी याद रखें। एक प्रेशर कहाँ, यहाँ जीभ के नीचे और अनिवोष्ट के नीचे, नाक के नीचे, और यहाँ तिल पर। जी बहुत सुंदर आदरणीय कुमार बबन सिंह जी, बहुत सुंदर। और आगे मैं दिनेश सिमवाल जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी दिनेश भैया। जी जी आदरणीय दीदी जी, सादर धन्यवाद। आज हमारे मुख्य अतिथि जी स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें उसके लिए सिर्फ बता ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसके लिए वो हरिद्वार में आकर के, पहले वो बहुत ही विज्ञ हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेषज्ञ हैं,
लेकिन वो नेचुरोपैथ को समझ रहे हैं और जनमानस के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है याजनी। जब आप नेचुरोपैथी के बारे में बताते हैं, होम्योपैथी के बारे में बताते हैं, तो मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि अगर समय रहते जिनके पास समय हो तो नेचुरोपैथी अवश्य सीखना चाहिए। मेरे मन में भी आ रहा है कि नेचुरोपैथी सीखना चाहिए, लेकिन आदरणीय इसके लिए कितना समय हमें, यानी कम से कम कितना समय देना पड़ेगा और कितना खर्चा इसमें लग जाएगा हमारा? दिनेश जी, आप कौन? आप तो बहुत से गुफाओं के दर्शन कर चुके हैं, बहुत ऋषि मुनियों का दर्शन कर चुके हैं, आप भी बहुत अच्छे अनुभवी हैं, हमसे आप ज्यादा अनुभवी हैं इस क्षेत्र में। आप तो इसी तराई क्षेत्र में रहा करते हैं, हम तो मैदानी क्षेत्र के रहने वाले। आप ऋषि मुनि से भी आप का दर्शन होता होगा, आप भी सुने हैं कि आप ज्यादा समय उधर समय बिताते हैं, आपके पुरुषार्थ के लिए भी नमन। और ये जो थेरापी है, हम ऐसा एक पहला अपवाद स्वरूप जो व्यक्ति हैं जो इस उम्र में सीख रहे हैं। सीखने का मेरा कारण ये है कि सर पहले आपको मैं बता दूं, मैं एलोपैथ का प्रैक्टिस बहुत बढ़िया ढंग से करता था, बहुत बढ़िया ढंग से मैं करता था। लेकिन मैं जब मुझे ज्ञान हुआ और जब मैंने ये समझ में आया कि एलोपैथिक दवा खाने से बीमारियां ठीक नहीं होती है और बीमारियां बढ़ती है, एक जहर है। स्वामी जी भी बताते हैं, झूठ पैथी कौन पैथी कहते हैं, मुझे कहने की क्षमता नहीं है। तो मैंने स्वयं उसको अपने मन से सोचा कि भाई हम तो अनजान में जो किसी को दवा दे रहे थे उसको रोग ठीक करने के लिए, उसको बीमारी ठीक न होने के बाद बढ़ ही रही है। तत्काल बीमारी ठीक होता है लेकिन अन्य बीमारी बढ़ती रहती थी। उसको मैं मतलब कहिए कि उसको त्यागने की प्रवृत्ति में वो छोड़कर मैंने एलोपैथ छोड़ के नेचुरोपैथी के सीखने के लिए आया हूँ। और सीखने का उद्देश्य मेरा पैसा कमाना नहीं, नौकरी करना नहीं। मेरा उम्र लगभग 58 वर्ष की उम्र में यहाँ पतंजलि में नहीं रख पाएंगे, चूंकि मैं यहाँ सेवा भी करता हूँ, तो निस्वार्थ सेवाव्रती के रूप में मैं पतंजलि से 2007 से जुड़ा हूँ। तो उसके चलते हमको लोगों ने रख लिया। ऐसे जिसका जो संपर्क हो, उम्र वाले बच्चे होंगे, कम उम्र वाले बच्चे 18 से जिसका उम्र ज्यादा होगा और नौजवान है, उनको यहाँ रखने की अनुमति है। उसको रखने के में कोई पैसा नहीं लगेगा, भोजन सब निःशुल्क मिलेगा। लेकिन नौजवान को क्योंकि उसको थेरापी देनी है, नौजवान ही ना, उसको किसी को थेरापी जैसा मसाज करनी पड़ती है, पोटली लगानी पड़ती है। इसलिए ओवर एज के व्यक्ति को यहाँ नहीं रखते, क्योंकि सेवा करने जो ओवर व्यक्ति नहीं हो तो उनको सेवा देने की आवश्यकता होती है, इसलिए नहीं लेते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हमसे भी लोग माना करते आप इस उम्र में करेंगे, लेकिन हाँ मैं करूंगा। ज्ञान लेने में कोई कमी नहीं, जब ज्ञान लेना है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं उस उद्देश्य से यहाँ पर अप्रैल से रह रहा हूँ। और दूसरा सूचना मैं देता हूँ, पतंजलि गुरुकुलम में एडमिशन की, पतंजलि गुरुकुलम में एडमिशन के निकल गए हैं। जिस भाई बहन को पतंजलि गुरुकुलम में एडमिशन कराना है तो अपना करा सकते हैं। मैं योगाहाज कार्यक्रम के उस पर मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, उसका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा कि 58 वर्ष आपकी उम्र है, लेकिन ये उम्र आपकी युवा अवस्था की उम्र है, निश्चित ही युवा अवस्था की उम्र है, जो इस विल पावर को, इच्छा शक्ति को हमें भी प्रेरित करती है कि हम आगे बहुत कार्य अभी हमें करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। सर आपको धन्यवाद। ये सुन के बहुत अच्छा लगा। ओम भाई जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपसे बहुत बहुत जानकारी मिली और आप वहाँ हरिद्वार में सेवा दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा कहना है कि वहाँ ना सब पोटली बात वो अच्छी तरह वहाँ लिखा होता है, उसके
बोर्ड बनाए हैं, तो वैसी जानकारी सबको मिले ना एक एक बारे में, और तो अच्छा होगा। मैं गई थी वहाँ, थोड़ा सा प्रयास किया था मैंने, उसके फोटो लाए थे, लेकिन मेरा मोबाइल बदलने से वो गायब हुए मेरे से। मुझे भी हमारे योगाहार मंच पर उसकी अच्छी तरह जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो कहनी थी। सन बात है, और बहुत है वो वहाँ। तो एक एक करके हर रोज जानकारी इस योगाहार मंच पर देनी थी, लेकिन वो वहाँ से जो मैंने लिख के तो नहीं ला सकती थी मैं। वहाँ बहुत व्यस्त होता है वहाँ का दिन क्रम, इसलिए मोबाइल में फोटो लाए थे मैंने। योगाहार पर मुझे एक एक विधि की जानकारी या महती देनी थी, लेकिन वो मुझसे छूटा है। इसलिए आप फोटो डलवाते हैं या कुछ दे सकते हैं तो विनंती है आपको। ओम। जो भी होगा इस जो आहार जो व्हाट्सएप है उस पर मैं शेयर कर दूंगा, जो भी मुझे। जी, आदरणीय कुमार पवन जी, और आगे आदरणीय कुमार पवन जी, जो आप थेरेपी वगैरह जो कर रहे हैं, जो लड़के युवा बेरोजगार वहाँ चाहते हैं कि हमारी वहाँ हम सीख करके और अपनी सेवा दें, तो उस सीखने में कोई उन्हें कुछ मानदेय वगैरह दिया जाता है क्या? और वो कितने समय उन्हें सीखना पड़ता है, फिर वो जो वहाँ पतंजलि में सेवा दे सकते हैं? पतंजलि में सेवा देने के लिए जुआ होना चाहिए, उम्र 18 से एबव होनी चाहिए, और कम से कम उसकी योग्यता 10+2 12वीं इंटर होनी चाहिए। और अभी उसकी जो प्रशिक्षण की जो अभी बंद है, क्लोज है। तो आप स्वामी परमात्मा जी के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो चाहेंगे तो हो सकता है। नहीं, मैं जनरली बात पूछ रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। जैसे युवा जो सीखना चाहते हैं, सीख करके वहाँ सेवा देना चाहते हैं, तो अभी सीखने के टाइम में भी कुछ पैसे वहाँ देते हैं क्या? जी, स्वामी जी जो सीखने के लिए है तो शिक्षार्थी को ट्रेनिंग को 4000 रुपया पर मंथ मिलता है। भोजन सब निःशुल्क मिलता है, रहने की व्यवस्था निःशुल्क होती है, लेकिन युवाओं को होता है। जी, चलिए। हाँ, युवाओं को, वो उन्हीं के लिए पूछा है जी। बहुत सुंदर आपने जानकारी दी, महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका धन्यवाद जी। बहन जी रंजना जी। जी, धन्यवाद आदरणीय प्रसाद, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। और आगे कौन सा नहीं है क्या आज? जी, कौन सा नहीं जुड़े है क्या आज? कौन सा? सीजीएम पवन सर आज जुड़े थे तो चले गए हैं, आज कुछ काम आ गया होगा, थोड़ा सा नेटवर्क में नहीं हो गया शायद। चलिए आगे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को सादर आमंत्रित करते हैं। जी, आज सदन को मेरा प्रणाम। और हमारी आज योगाचार्य बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया, और हमारे आदरणीय डॉक्टर बब्बन कुमार जी के साथ में रहा हूँ। आप जहाँ सेवा दे रहे मैं इनके साथ रहा हूँ, और बहुत बढ़िया काम है भगवान को भी और भगवान जी को दोनों तो आज जो अटैक वाला आखिरी में जो सवाल आया था, उसमें आपने जो दवा बताई बहुत अच्छी है, और उसमें मैं एक और ऐड करना चाहता था, अपान वायु मुद्रा अगर आप लगा लेते हैं, ये अपान वायु मुद्रा,
तो ये भी इंजेक्शन का काम करती है और आराम से हम डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। अपान वायु मुद्रा, अगर दवा उपलब्ध ना हो पाए तो ये मुद्रा तो अपने पास है, ये लगवा दें उसको पेशेंट को, तो वो आराम से अस्पताल तक पहुंच जाता है, ऐसा स्वामी जी भी बताते हैं। और ये इंजेक्शन का काम करती है। अपान वायु मुद्रा, पहले वायु मुद्रा, फिर दोनों उंगलियां मिला के जी, रिंग फिंगर छोटी उंगली भर फ्री रहेगी और सब लग जाती हैं और सभी लोग जानते हैं। बस इतना ही कहना था। और आज हमारे सदन में हमारे एक नए सदस्य आदरणीय दुष्यंत सिंह जी जुड़े हैं, जो उत्तर प्रदेश से हैं और पेशे से टीचर हैं और जैविक खेती कर रहे हैं, तो उनको भी मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। और आगे वो हमारे सदन में चीफ गेस्ट की भूमिका निभाएंगे, उनने कुछ नए प्रयोग किए हैं, उनका भी हम लाभ लेंगे। इसी के साथ मेरा सदन को ओम प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। एक आसन भी है ओम जी, भाई लग रहे हैं। किसी व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाए, होने की संभावना हो, तो ऐसे आप बैठ जाए, ऐसे ऐसा बैठ अपने हाथ ऐसे चिपका को, उस यदि वो नहीं कर पाता है तो आप ऐसे कर लें, ऐसे पूरी ऐसी, उस इसके दबाने से छाती पर प्रेशर पड़ेगा, ऐसे पूरा जोर से, तो भी इस आसन से भी आपको राहत मिलेगी हार्ट अटैक की कंडीशन में। हर रोज कर सकते हैं क्या? हर रोज थोड़ा थोड़ा? तो आसन प्राणायाम तो डेली किया जा सकता है, इससे कोई नुकसान थोड़े होता है, बेनिफिट ही होता है ना। जी जी जी, बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान दास भैया जी और जी प्रणाली बहन जी। और जैसे कि कुमार बबन सिंह जी आप कह रहे थे, तो बहुत आज आपने हार्ट अटैक के बारे में भी बताया कि उसके लिए आसन कौन सा है, ये भी आपने बता दिया। आगे हम आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करते हैं। जी जी जी, स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि कुमार बब्बन जी, आपका बहुत अभिनंदन है। आप हरिद्वार में ही हैं और बहुत सुंदर, आपके साथ कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन आज वीडियो कॉल के माध्यम से मुलाकात हो गई है और आज आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया, बहुत सुंदर चर्चा भी रही है। मैं बीच में लेफ्ट हो गया था और आशा है कि जो बहुत सारे प्रश्न और जो वार्तालाप हमारी हुई है, हमारे साथियों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं आपसे, तो उसका एक यथोचित समाधान भी मिल रहा है सबको। और आपके जो अनुभव यहाँ पर योगपीठ में वेलनेस सेंटर में जो हो रहे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो आप सीख रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय पर जब भी अवसर मिलेगा तो उसका हम पुनः एक बार और आपसे सुनना चाहेंगे। जब कोर्स आपका पूरा हो जाएगा या आप यहाँ पर अपनी कुछ सेवाएं दे रहे होंगे, तो उसका जब कुछ ऐसा होता है कि कुछ प्रैक्टिकली हमने किया, कुछ जो चीज़ें हमें जो हम कर सकते हैं आसानी से, जो ऐसी क्रियाएं हैं जो कोई भी व्यक्ति घर में आसानी से कर सकता है और उसके बारे में बातचीत हो सकती है। और जो कठिन चीज़ें हैं, जो जटिल चीज़ें हैं, जिसको देख रेख में और किसी अनुभव के आधार पर करना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, उस चीज़ों के बारे में भी मुझे लगता है कि हमें बातचीत करनी चाहिए और उनकी जो होने वाली जो सावधानियां हैं उसके प्रति विशेष रूप से जागरूक होने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो आज आपका बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि सेशन बहुत अच्छा रहा है और उसके आधार पर हम आगे स्वास्थ्य में एक और जो हमारे स्वास्थ्य को सही रखने पर जो क्रियाएं हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। और जो चीज़ें, जैसा मैंने कहा, आसानी से हम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो उसके बारे में कुछ प्रैक्टिस हो जाए, कुछ एक दिन अगर उसके बारे में साथ साथ उसको दिखा के भी अगर हम कुछ कर लें, ऐसा कुछ कार्यक्रम बनता है, तो उस संभावना को भी आप विचार करिएगा और जो चीज़ें आसानी से हो सकती हैं, और उससे निश्चित रूप से हमारे जितने भी साथी हैं सभी को लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को। और मैं इतना कह करके आज
वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। ओम सर, ओम। जी धन्यवाद सर। और आगे हमारा समय हो रहा है, और भी कोई सदन में भाई बहन सवाल करना चाहते हैं आदरणीय कुमार बब्बन सिंह जी से, तो 1 मिनट के लिए समय है, और फिर हम आभार। प्रणाली बहन। ओम प्रणाम कुमार बब्बन सिंह जी आपको। मैं हरिद्वार में गई थी ना चिकित्सा लेने के लिए, तो हमें वो रबर नेती है ना उसको मना कर दिया था, लेकिन मेरी तो सुप्त इच्छा थी कि वो मुझे करनी थी रबर नेती। मैंने रबर भी लाया है यहाँ, लेकिन डर के मारे नहीं कर सकी। मुझे तो अच्छी जानकारी, आप एक बार हमें मंच पर रबर नीति कैसी करनी है वो दिखाएंगे तो वो ज्यादा कठिन नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन वहाँ की जो बच्चियां थी ना उन्होंने मुझे बार बार मना ही कर दिया, आपको नहीं करना है रबर नीति, आपको नहीं करना है, ऐसा बोला था। कोई आपकी समस्या नहीं ना है, किसी व्याधि से जी अगर आपको मना किया है तो आप क्या ना होता करें। है ना भाई जी, क्या होता है हमारे यहाँ ना, मैं समुद्र तट पर रहती हूँ, तो यहाँ का हवामान बहुत उष्ण होता है, और मुझे तो दूध के पदार्थ ज्यादा अच्छे लगते हैं। कि पेट की बीमारी है, सर्विस करती हूँ मुख्याध्यापक, तो थोड़ा सा टेंशन होता है, तो पेट के लिए तो मीठा नहीं, ज्यादा गोड़ खा नहीं सकती है, तो छाछ पर ज्यादा ध्यान जाता है मेरा, ताक पीती हूँ ज्यादा छाछ, तो इसलिए बहुत बार ये होता है, कफ होता है कफ, इसलिए मुझे तो वो ना रबर नीति सीखनी ही है। ऐसा मैं सीखूंगी तो और 10 लोगों को, 10-20 लोगों को सिखाऊंगी, ऐसा ही मेरा विचार है। मैं योग वर्ग में मार्गदर्शन करती हूँ, तो मुझे अच्छा आएगा तो ही मैं बाकी लोगों को बता सकती हूँ ना अच्छी तरह। तो मेरी आवाज आती है ना? जी जी यार जी बहन जी वही देख ले, अरे आ रही है बब्बन सिंह जी तो हरिद्वार में है बहन जी, प्रणाली बहन जी, जहाँ आपके पास कोई वैद्य हो उसकी देखरेख में आप सीख ले, और बिना उसकी देखरेख में ना करें। जब हरिद्वार में मना किया गया है तो आप इतना उत्सुक ना हो, उन्होंने मना किया है तो कोई सोच के कहा होगा। आपका कोई वैद्य है तो उसकी देखरेख में कर लें। और कल्पना जी आप अपना सवाल कर लें, चूंकि समय 8:40 हो गया है। जी कल्पना जी। ओम सदन को कोटि से प्रणाम, और पूज्य बब्बन सिंह जी को भी बहुत सारा सत नमन, गुरु की सेवा में लगे हैं और इतना उत्कृष्ट कार्य करते हैं, नमन। हमें कोई भी भाई बहन पूज्य ना कहे, पूज्य कहने के अधिकारी परम पूज्य महाराज जी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। हमें कोई भाई बहन पूज्य ना कहे, मेरा नाम पुकार सकते हैं बस। जी आपके भावों को हम ध्यान रखेंगे, लेकिन सेवा जो कार्य करते हैं वो भी पूज्य होते हैं, बस इसी भाव से किया हमने। तो हम ये पूछना चाह रहे कि हम जो गुरु की प्रेरणा से जो योग कक्षा लेते हैं उसमें दीदी लोग भी आती है, तो एक दीदी को माइग्रेन पेन भी है और उन्हें वो पित्त प्रकृति है, उनका शरीर उबलता है, उल्टियाँ होती है, वो भोजन नहीं करती है और उनका बीपी लो हो जाता है। तो क्या उन्हें आपने जो बताया, आपने अनुतेल डालने के लिए माइग्रेन पेन अनुतेल के साथ में आपने ज्योतिषमती तेल बताया, तो क्या, और उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम भी बहुत सारा, मतलब सर्वाइकल प्रॉब्लम एंग है, वो 35 वर्ष के हैं दीदी और उन्हें सर्वाइकल प्रॉब्लम है, उन्हें उल्टियाँ होती है, माइग्रेन पेन है, तो कहीं ना कहीं तो आपसे बात भी कराएंगे हम उनसे, लेकिन क्या ज्योतिषमती तेल डालने से माइग्रेन पेन में भी रिलीफ होता है क्या? बस मैं ये जानना चाह रही थी। जी होता है, जो बादाम अणु तो ज्योतिषी मती तेल है, ये होता है। लेकिन जो दर्द होता है बहन जी, शरीर में जो दर्द होने का, दर्द उल्टी बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का सिम्टम है, लक्षण है। तो जो दर्द होता है सिर में, कफ प्रधान है, कफ की प्रधानता हो गई है, शरीर में कफ की प्रधानता होती है तो उसमें सिर दर्द होता है, मोटापा बढ़ जाता है, कफ की प्रधानता होने से मोटापा बढ़ जाता है, तो होता है। उसमें कुंजल क्रिया आप कराएं, कुंजल क्रिया, और उनको आहार में
आहार में मेथी एक, देखिए मेथी एक ऐसा दवा है, अपना जड़ी है या बूटी का जो भी, मेथी का उपयोग आप किसी भी व्याधि में कर सकते हैं। तो मेथी है, मेथी, नारियल, जो भी ड्राई फ्रूट हैं उसको दें। ये बात नाशक, कफ नाशक, तीनों का नाशक करता है। मतलब तीनों जो बात पित्त कफ होता है, ड्राई फ्रूट जितने भी हैं वह बात नाशक है। बात नाशक, कफ नाशक, तीनों दोष को नाश करता है। उसके लिए पीठ संबंधी की समस्या है, उनको आहार में मेथी जरूर दें, मेथी की सब्जी जरूर दें, मेथी उबाल कर या कच्चा अंकुर का मेथी लें। आहार में पपीता और अनार फल लें। पपीता, अनार फल लें, सुपाच्य होता है, पेट के लिए अधिक होता है। और एनीमा का प्रयोग ज्यादा करें। एनीमा, सामान्य एनीमा त्रिफला पानी से या गुनगुना पानी करके, या उनके लिए छाछ, छाछ 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 मतलब कुछ गुनगुना होना चाहिए, उनको भी आप दिया करेंगे। व्याधियां, जो मैंने आपको कहा कि पेट संबंधी हर व्याधियों का जड़ पेट है, तो समन होगा। जी जी। तो ड्राई फ्रूट्स आपने बोला है, तो ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या दे, और भिगा के देना चाहिए क्या उन्हें? रात में भिगा दिए और सुबह दीजिए? वो भिगा देने से अच्छा होता है। मुनक्का दे सकते हैं, मुनक्का है, अंजीर है, नारियल जो है, नारियल भी ड्राई फ्रूट, मतलब ड्राई फ्रूट में नहीं आता है, लेकिन नारियल का जो पानी है, नारियल नारियल गड़ी, इसमें एल्केन पाया जाता है। एल्केन, एल्कली, जो क्षार कहा जाता है। जो क्षार होता है, कफ बनता है, गैस एसिडिटी के चलते, एसिडिटी को नाश करेगा। तो जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उसको नाश समन करेगा, उसमें इसका महत्व है। और आंवला त्रिफला का चूर्ण लेने के लिए बोलिए, या इस समय तो आंवला का सीजन, आंवला आप खाएं, आंवला वो खाने के लिए बोलिए। आंवला क्या? आंवला, आंवला, आंवला दर्द नहीं बढ़ाएगा? जो माइग्रेन दर्द है ना, जी, सर्वाइकल भी प्रॉब्लम है उनको, गर्दन में वगैरह, जैसे पीठ में पेन होता है, तो क्या आंवला खाने से उन्हें दर्द तो नहीं बढ़ेगा ना? ये आपसे जानना चाह रही थी। सामान ज्यादा होगा तो उसमें प्रभाव पड़ सकता है। उसको आंवला को उसका जूस गुनगुना करके लें, गुनगुना करके। जी जी जी, आपने जो बोला है, और आपसे बात भी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम जी। जी, आपको भी धन्यवाद। बंद कर दे उनकी, चाय पीती हैं वो? जी, चाय तो चाय जब तक पियेंगी एक पेट संबंधी कभी ठीक नहीं होगा। मैं 2012 से पहले चाय पिए थे, आज तक चाय नहीं पिए हैं। 2012 से पहले चाय पिए हैं, आज तक चाय। कल्पना जी, वो चाय पीती बहन कि नहीं? भैया जी पूछेंगे चाय पीते हैं कि नहीं? पीते होंगे, जरूर चाय। कोई भी योग साधक चाय, वो चाय पीती है, उनको कहना चाय बंद कर। उसके जगह पर दिव्य पे लें, पीतहर पे लें, पीतहर पे। कल्पना दीदी, आपने जो बताया ना, वही सिम्टम मेरे यहाँ एक वर्ग में एक सहेली को था। तो रोज सुबह 1 गिलास पानी में 2 बूंद आंवला रस डाल कर रोज पीने से वो पित्त का प्रॉब्लम कम हुआ है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम 20-20 मिनट करने से वो कम हुआ है। जी दीदी जी। उनको मधुकासन कराया, उनको अनुलोम विलोम और कपालभाति, अनुलोम विलोम कपालभाति, मधुकासन, जो भी व्याधियां हैं। और गेहूं की रोटी बंद कर दें। जी, गेहूं के लिए भी बंद करें। गेहूं की रोटी बंद करें, ज्वार खिलाएं और मोटे अनाज खिलाएं। और आज का कार्यक्रम भी समापन की ओर बढ़ाएं। रंजना जी, 8:45 बज गए हैं और कुमार भवन जी को भी जाना होगा, आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय को। और